नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। सुमित्रा कुमार जैन की 1989 में आई थी कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। हाँ, और देखिए ये किताब आई ठीक मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने से पहले। मतलब बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा भूचाल आया, ये उसके ठीक पहले का हाल बताती है। बिल्कुल। और समीक्षा कहती है कि ये बहुत लंबी चौड़ी किताब नहीं है, महज 134 पेज की, तो काफी संक्षिप्त है अकादमिक लिहाज से। जी। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से वो खास बातें निकालें, समझें कि भाई ये किताब आज भी क्यों जरूरी हो सकती है, खासकर अगर कोई बिहार की राजनीति की जड़ें टटोलना चाहता है। सही कहा। और इसकी टाइमिंग ही मतलब इसे खास बनाती है। 1989 तो आप समझिए कि ये उस दौर का एक दस्तावेज है जब बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर थी। हाँ। तो समीक्षा इसे एक तरह से मंडल पूर्व बिहार की राजनीति का बेस या प्रस्तावना मानती है। वो जमीन दिखाती है जिस पर बाद में सब कुछ हुआ। अच्छा, तो फिर समीक्षा के हिसाब से इस किताब का मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है? जैन साहब कहना क्या चाहते हैं बिहार की राजनीति के बारे में? देखिए, समीक्षा बताती है कि जैन का तर्क ना बहुत सीधा है, लेकिन सबूतों पर आधारित। वो कहते हैं कि बिहार में जाति सिर्फ समाज का एक हिस्सा नहीं है। वो असल में राजनीति का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर का होता है ना। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो काफी पावरफुल बात कह दी। बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर उसके बिना नहीं चल सकता, वैसे ही जैन का तर्क है कि बिहार की राजनीति को आप जाति के समीकरण समझे बिना चला ही नहीं सकते या समझ ही नहीं सकते। तो मतलब चुनाव में गठबंधन कैसे बनेंगे? हाँ, कैंडिडेट कौन होगा, पार्टियों के अंदर की पॉलिटिक्स, सब कुछ। यहाँ तक कि सरकारी मदद, योजनाएं, संरक्षण कैसे बंटेगा, ये भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और किस इलाके में किस जाति का कितना दबदबा है उससे तय होता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जाति एक मुद्दा है, बल्कि ये कि पूरा ढांचा ही इसी पर टिका है। लेकिन सवाल यह है कि लेखक ने इसे साबित कैसे किया? समीक्षा क्या बताती है उनके तरीकों के बारे में? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या कुछ ठोस काम भी है? नहीं, थ्योरी नहीं। समीक्षा इशारा करती है कि जैन ने मुख्य रूप से पुराने सरकारी दस्तावेज देखे, मतलब आर्काइव्स। अच्छा। पार्टी के अपने कागजात देखे और जो दूसरे अकादमिक काम हुए थे उनको पढ़ा। उन्होंने चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया यह समझने के लिए कि कौन कहाँ क्यों जीत रहा है। लेकिन उनका जोर जैसा आजकल होता है बड़े बड़े सर्वे करने या वो जो जटिल स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं ना, हाँ, क्वांटिटेटिव मॉडलिंग जिसे कहते हैं, हाँ, वो सब नहीं, उस पर जोर नहीं था। उनका फोकस था पार्टी का संगठन कैसा है, नेताओं के नेटवर्क कैसे काम करते हैं और खासकर जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाति के समीकरण कैसे चलते हैं। अच्छा, तो फोकस जमीनी हकीकत पर और पार्टी संगठन पर ज्यादा था। ये जिला स्तरीय जाति समीकरण ये असल में दिखते कैसे थे? मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता कैसे था जमीन पर? क्या समीक्षा कोई उदाहरण देती है? हाँ, समीक्षा इसी बात को हाईलाइट करती है कि किताब की असली जान जिला स्तर के विवरणों में है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि दबदबा रखने वाली जातियां चुनाव पर असर डालती हैं, बल्कि दिखाती हैं कैसे डालती हैं। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर कि कैसे कोई प्रभावशाली जाति समूह है तो वो सिर्फ अपने उम्मीदवार के लिए टिकट ही पक्का नहीं करवाता था, बल्कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने ले जाने में अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक देता था। अच्छा, मतलब मोबिलाइजेशन पूरा। या फिर कैसे वो छोटे छोटे गुट बनाकर गठबंधन करके ब्लॉक लेवल पर जो सरकारी दफ्तरों से फायदे मिलते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेते थे। किताब इस पूरी प्रक्रिया को खोलकर रखती है कि कैसे आपकी संख्या आपका सामाजिक दबदबा राजनीतिक ताकत में बदलता है। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाती है कि राजनीति सिर्फ बड़े नेताओं के भाषण या रैलियों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो नीचे तक जिलों और ब्लॉक स्तर पर जाति के ताने बाने में कैसे बुनी हुई है। तो ये तो साफ है कि 1989 में भले ही ये किताब रुक गई, लेकिन उस बुनियाद को समझने के लिए जरूरी है। समीक्षा इसकी और क्या खासियतें बताती है? आज के पाठक के लिए इसमें क्या है? देखिए, समीक्षा के अनुसार एक बड़ी ताकत है इसकी क्लैरिटी, मतलब विचारों की स्पष्टता। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि हाँ भाई जाति मायने रखती है, ये उन तरीकों, उन तंत्रों को समझाती है जिनके जरिए जाति असल में राजनीतिक व्यवहार को शेप देती है। तंत्र जैसे एक है कैंडिडेट गेट कीपिंग, मतलब वो प्रक्रिया जिससे तय होता है कि चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा किसे।
और इसमें लोकल कास्ट इक्वेशन की क्या भूमिका है? या फिर ब्रोकरेज, मतलब जो स्थानीय नेता होते हैं वो वोट और सरकारी योजनाओं या फायदों के बीच एक तरह से दलाल या मध्यस्थ बन जाते हैं, अक्सर अपनी जाति के लोगों के लिए। फिरों पे कंट्रोल, जहां रोजमर्रा के काम होते हैं, वहां जातिगत पक्षपात कैसे असर डाल सकता है? समीक्षा कहती है कि ये तंत्र हो सकता है आज उनके रूप थोड़े बदल गए हों, पर बिहार की राजनीति को समझने के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तंत्र या प्रक्रियाएं समझना ही इसकी अहमियत को बनाए रखता है। निश्चित रूप से। और दूसरी बात, जैसा हमने कहा, ये मंडल से पहले का जो राजनीतिक माहौल था उसका एक बहुत काम का स्नैपशॉट देती है। कई बात की स्टडीज ना इस दौर को बस मानकर चलती हैं कि हाँ ऐसा था, लेकिन विस्तार से बताती नहीं। हाँ, एक तरह से गिवन मान लेते हैं। हाँ, गिवन मान लेते हैं। जैन की किताब उस पहले की तस्वीर देती है जिसके आधार पर हम बाद में जो बदलाव हुए, खासकर पिछड़ी जातियों की लामबंदी, उसे बेहतर समझ सकते हैं। और ये सब, जैसा आपने शुरू में कहा, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 134 पेज में। तो जो लोग इस विषय में नए हैं उनके लिए ये काफी आसान हो जाती है पढ़नी। हाँ, ये संक्षिप्तता और स्पष्टता इसे एक अच्छा शुरुआती बिंदु तो बनाती है। लेकिन यहीं एक सवाल भी उठता है, अगर ये किताब 1989 में खत्म हो जाती है तो जाहिर है इसकी सीमाएं भी होंगी। बिहार की राजनीति में तो उसके बाद जैसे सुनामी आ गई थी। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? हाँ, समीक्षा इसकी सीमाओं को भी बिल्कुल साफ तौर पर बताती है। और सबसे बड़ी सीमा तो यही है जो आपने कही। ये ठीक वहीं रुक जाती है जहां पाठक असल में कहानी को आगे बढ़ते देखना चाहता है। यानी मंडल के बाद का दौर। हाँ, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होना, फिर पिछड़ी जातियों मतलब ओबीसीज का एक बड़ा राजनीतिक उभार, उनकी एकजुटता, गठबंधन की राजनीति का और ज्यादा जटिल हो जाना, और वो कल्याणकारी योजनाएं वगैरह। हाँ, खासकर वो वेलफेयर स्कीम्स का विस्तार जिसने राज्य और नागरिक के रिश्ते को ही बदल दिया, ये सब इस किताब के दायरे से बाहर है। तो ये समझिए कि ये नाटक का पहला अंक है, पूरा नाटक नहीं। और मेथोडोलॉजी के लिहाज से आपने बताया कि इसमें सर्वे या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग नहीं है। सही कहा। आज के दौर में जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है उसमें अक्सर बड़े पैमाने पर सर्वे डेटा या जटिल मॉडलिंग का इस्तेमाल होता है। जैन का काम ज्यादा वर्णनात्मक है, आर्काइव्स पर आधारित है। ये उस समय के हिसाब से बहुत मजबूत काम था, पर आज के पाठक को लग सकता है कि इसमें आंकड़ों की वो गहराई थोड़ी कम है। और एक व्यावहारिक सीमा भी है जो पुरानी अकादमिक किताबों के साथ होती है कि ये आसानी से हर जगह मिलती नहीं है, शायद ढूंढनी पड़ सकती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर समझना चाहे तो सिर्फ जैन की किताब से काम नहीं चलेगा। इसे एक पहेली के पहले टुकड़े की तरह देखना होगा। समीक्षा इसे किस कॉन्टेक्स्ट में रखने और इसके साथ और क्या पढ़ने का सुझाव देती है? हाँ, समीक्षा का यही कहना है। वो इसे एक तरह से एक त्रयी या सीरीज का पहला हिस्सा मानती है। पूरी और आज के समय की समझ बनाने के लिए वो सुझाव देती है कि जैन की किताब को कुछ और जरूरी स्टडीज के साथ पढ़ा जाए, इससे तस्वीर पूरी होती है। अच्छा, कौन सी किताब है? पहला वो संजय कुमार की किताब का नाम लेती है, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार, चेंजिंग इलेक्टोरल पैटर्न्स। ये सेज से छपी है। ये किताब जैन के काम को सीधा आगे बढ़ाती है। 1990 के दशक से लेकर हाल के महागठबंधन दौर तक चुनावी पैटर्न कैसे बदले, इसे आंकड़ों के जरिए ट्रैक करती है। तो ये मंडल के बाद की कहानी आंकड़ों के साथ बताती है। बिल्कुल। कौन सी जातियां किधर गईं, कौन सी नई पार्टियां या ताकतें उभरी, ये सब। दूसरा, एमआर शरण की किताब लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेजेस। ये 2021 की किताब है। ये हमें जमीनी हकीकत के और करीब ले जाती है। ये एथनोग्राफी है, मतलब लेखक ने गांव में रहकर हाँ, लोगों के बीच रहकर स्टडी करना। हाँ, तो ये बताती है कि जमीनी स्तर पर जातिगत ताकत और लोगों की सक्रियता कैसे सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा या राशन वगैरह के बंटवारे पर असर डालती है। ये जैन के बताए तंत्रों को आज के वेलफेयर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में माइक्रो लेवल पर दिखाती है। बिहार, ये 2024 की है। ये 1990 से 2005 का जो दौर था ना बिहार में, बहुत उथल-पुथल वाला। हाँ, जिसे काफी मुश्किल दौर माना जाता है। हाँ, निजी सेनाएं, राजनीतिक अपराध, हिंसा और लालू प्रसाद यादव के दौर में अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ बना, ये उसका विश्लेषण करती है। ये दिखाती है कि कैसे जातिगत समीकरण उस दौर में हिंसा और अपराध से भी गहरे जुड़े थे। ये जैन की किताब का एक जरूरी सीक्वल है,
जो राजनीति के स्याह पक्ष को सामने लाता है। तो ये तीनों किताबें मिलकर जैन की किताब ने जो नींव रखी थी उस पर एक पूरी इमारत खड़ी करती हैं। मंडल के बाद के चुनावी बदलाव, जमीनी स्तर पर वेलफेयर स्कीम्स में जाति की भूमिका और राजनीति का अपराधीकरण, ये एक मुकम्मल तस्वीर देती हैं। बिल्कुल सही। समीक्षा का निचोड़ यही है कि जैन की किताब को अकेले पढ़ने की बजाय इन बाद की स्टडीज के साथ पढ़ना चाहिए, तब इसकी ऐतिहासिक अहमियत पूरी तरह समझ आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस समीक्षा से मिले संकेतों को समझें तो सुमित्रा कुमार जैन की किताब भले ही 35 साल पुरानी हो, लेकिन ये बिहार की राजनीति को समझने की यात्रा में एक जरूरी पहला पड़ाव है। हाँ, पहला पड़ाव कह सकते हैं। खासकर अगर कोई छात्र हो, पत्रकार हो, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या हमारी तरह बस जानकारी इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति ये समझना चाहता है कि बिहार की राजनीति में जाति की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से शुरुआती कोड है। एकदम सही कहा। इसे एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए। ये उस बुनियादी ढांचे को समझने में मदद करता है जिस पर बाद के दशकों की पूरी राजनीतिक इमारत खड़ी हुई। ये उन फंडामेंटल सवालों को उठाती है कि बिहार में पावर कैसे काम करती है और जाति उसमें इतनी सेंट्रल भूमिका क्यों निभाती आई है। ये दिखाती है कि मंडल से पहले भी जाति किस तरह राजनीति के रेशे रेशे में बुनी हुई थी, और ये समझ बाद के बदलावों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? यही कि सुमित्रा कुमार जैन की किताब अपने समय सीमा और शायद आज के हिसाब से मेथोडोलॉजी की सीमाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हाँ, एक लैंडमार्क स्टडी कह सकते हैं अपने समय की। हाँ, और ये दिखाती है कि बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक केंद्रीय शक्ति रही है। भले ही समय के साथ उसके रूप बदलते रहे हों, उसकी अभिव्यक्तियां बदलती रही हों, समीकरण बदलते रहे हों, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली परत को खोलती है। बिल्कुल। और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्या इसमें नए अपडेट्स आए हैं, नए सॉफ्टवेयर पैच लगे हैं, या इसके कुछ बुनियादी कोड, कुछ हिस्से आज भी कमोबेश वैसे ही चल रहे हैं जैसे 1989 में थे। ये एक अहम सवाल है जिस पर आज की राजनीति को देखते हुए यकीनन गौर किया जा सकता है। सही बात है, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।